Hello everyone, this is Rajat Agrawal and we are going to continue the contract at 1872. तो लास्ट हमने पढ़ा था वैलिडिटी के बेसिस पे पांच तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. हमने वर्ड देख लिया था, वर्डेबल देख लिया था और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देख लिया था. नाउ वी आर मूविंग अहेड विथ इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट. व्हाट डू यू मीन बाय इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट? सो द फर्स्ट बेसिस फर्स्ट आंसर सिंपल सजेशन. नाम आपको पता पड़ रहा है, इलीगल मतलब ये है कि लो फॉरवर्ड का. जी हाँ, यही तो आंसर है सर, यही आंसर है, बिल्कुल यही आंसर है. इसका मतलब भी यही है कि अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको लॉ ही मना करता है, जिसका ऑब्जेक्ट इलीगल होता है उसको लॉ मना कर देता है कि ये नहीं करना, और contract which law forbids to be made, right? A contract which the law forbids to made, which the law forbids to be made. सर से क्या मतलब को समझाने को समझ नहीं आ रहा. चलो एग्जाम्पल लेके समझाते. एग्जाम्पल से चीज़ें इतनी क्विक समझ में आती है. यह है कॉन्ट्रैक्ट 1, यह है कॉन्ट्रैक्ट 2, यह है कॉन्ट्रैक्ट 3. मतलब पर्सन मान लो, चलो कॉन्ट्रैक्ट को उठाओ, कन्फ्यूज जाओगे. पर्सन मान लो. सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे, ऐसे का एग्जाम्पल लेने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा, ए बंदा, बी बंदा, सी बंदा. ए ने बी का कॉन्ट्रैक्ट किया, बी ने सी से कॉन्ट्रैक्ट किया, मतलब इन दोनों का आपस में कॉन्ट्रैक्ट है. इनको बोला, इन्होंने ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया ओपियम. ओपियम यानी गांजा होता है, वीड होता है, जो कि इलीगल है सेल करना, जो कि इलीगल है. रेड अक्षर में लिख देता हूँ मैं आपको, पुलिस पकड़ के जूते लगाएगी अगर तुमने ऐसे काम किया तो. ए ने बी से, ए और बी ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया कि ए बी को 50 ग्राम ओपियम देगा. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ओपियम यानी अफीम, ठीक है. 50 ग्राम ए बी को देगा और बी इसके लिए 100 रुपये देगा. अब ये क्योंकि टोटल ही इलीगल है, ये अलाउ ही नहीं है. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या फिर इंडियन लॉ एक्ट, यानी लॉ किसी भी एक्ट में ये मना करता है कि आप ओपियम की सप्लाई नहीं कर सकते, आप ओपियम की सप्लाई नहीं कर सकते. तो ये जो इनका जो बेसिस है वो इलीगल हो गया. अगर ये बेसिस ही इलीगल हो गया, इलीगल ऑब्जेक्टिव है, तो इसमें इन्फोर्सिबिलिटी तो आएगी ही नहीं. इन्फोर्सिबिलिटी तो आई ही नहीं, क्योंकि अगर ए और बी में कोई भी झगड़ा हुआ तो ए और बी उस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट में कोर्ट में नहीं जा सकते हैं. इन्फोर्सिबिलिटी का मतलब समझ रहे हो? इन दोनों में किसी के भी पास राइट नहीं है कि वो उसको स्यू कर सके. स्यू यानी केस करना, उसमें केस नहीं कर सकते. हेंस देयर इज नो इन्फोर्सिबिलिटी बिटवीन ए एंड बी. So what will they do now? What they have remedy? They have remedy of 0 rupees, of 0 rupees. मतलब ना तो ए बी को ऊपर स्यू कर सकता है, ना बी ए के ऊपर स्यू कर सकता है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव ही इलीगल था. मतलब ना तो ए के पास रेमेडी है, ना तो ए के पास रेमेडी है, ना बी के पास रेमेडी. तो ये क्या हो गया, अपन पहले पढ़ के है ना, वॉइड. क्या हो गया ये? वॉइड एग्रीमेंट हो गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया. अब एक और बात, ए ने बी से जोड़ा, अब बी ने बी सी से जोड़ा है, तो बी से कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट मान लो कि 50 ग्राम में से 10 ग्राम ये इसको देगा, इसके बदले में ये 10 रुपये लेगा. 10 रुपये ये मतलब सो कि तुम बेचे, जब ई इलीगल है तो ये जो कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट है ये भी इलीगल हो जाएगा. ये जो कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट है ये भी इलीगल हो जाएगा. मान लो यहाँ पे कोई दूसरा भी ऑब्जेक्टिव होता तो भी ये इलीगल होता, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट इससे जुड़ा हुआ है. तो व्हाट डू यू मीन बाय इलीगल कॉन्ट्रैक्ट? द इलीगल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज फॉरबिडन बाय लॉ. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज फॉरबिडन बाय लॉ. द एक्टिविटी ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट इज फॉरबिडन बाय लॉ. ओके, तो फॉरबिडन बाय लॉ मतलब आप ना तो ए बी सी, ना तो कॉन्ट्रैक्टर ना कॉन्ट्रैक्टी, दोनों में से कोई भी किसी के भी ऊपर इन्फोर्सिबिलिटी नहीं ले सकता. आप स्यू नहीं कर पाओगे कि किसने भी कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड किया, ब्रीच किया, तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो. ठीक है, तो ये चीज़ अपन देखिए इस एग्जाम्पल से क्या समझ में आया कि ऑल
जो भी इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ऑल इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड। ठीक है, अब अपन ने वॉइड वाले जो वीडियो देखी होगी आपने लेकर सुना होगा कि उसमें एग्जाम्पल था, उसमें जो ऑब्जेक्टिव था वो इलीगल नहीं था, उसमें ऑब्जेक्टिव था वो इलीगल नहीं था। वहां पे उसने जो भी बंदा है वहां पे वो डेथ हो गई उसकी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर, वो इन्फोर्स ही नहीं कर सकता किसी पे, तो वो भी वॉइड हो गया। लेकिन अब इससे क्या, लेकिन यहाँ पे जो इलीगल वो भी वॉइड हो गया, तो क्या, तो इससे हमें ये बात पता पड़ रही है कि जो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट जितने भी होते हैं वो वॉइड होते ही है, या मैं कहूँ इलीगल एग्रीमेंट, या मैं कहूँ इलीगल एग्रीमेंट। एक काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट की जगह इलीगल एग्रीमेंट करते हैं, यू विल नॉट बी कंफ्यूज। illegal agreements are void, but all void agreement may not be illegal। ठीक है ना, इसका मतलब कि जितने भी सारे जो एग्रीमेंट है ऐसा उसका जरूरी नहीं है कि वो इलीगल ही हो। ओके, तो इलीगल मतलब समझ में आ गया। अब इसी का भाई अनइन्फोर्सिबल, यस भाई, इसलिए बोला कि सिमिलर चीज़ें, और सिमिलर चीज़ें हैं तो आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि इनमें दोनों में बारीक सा डिफरेंस आएगा। ठीक है, आपकी ICAI की बुक में भी एक एग्जाम्पल दिया है, वो ब्राउन शुगर का है, वो भी देख लो। ICAI का एग्जाम्पल देख लो, ICAI एग्जाम्पल, R है, S है, ये दोनों के बीच में ब्राउन शुगर, भूरी शुगर को हुआ। हाँ, इतने शरीफ हो तुम, मुझे पता है बहुत शरीफ हो तुम। ब्राउन शुगर को लेकर कॉन्ट्रैक्ट हुआ जो कि विच इज टोटली इलीगल, हैंस दैट विल बी void and void plus illegal contract। okay, so now we will move to the unenforceable contract। what do you mean by unenforceable contract? तो इसका मतलब क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तो गुड सब्सटेंस में है, पर किसी टेक्निकल डिफेंस या टेक्निकल डिफेक्ट में बोल लूँ, किसी टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से आप उसको इन्फोर्स नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उसका कुछ सबूत नहीं होने पा रहा, आपको कुछ लिमिटेशन आ गई है, इसलिए आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको बोलेंगे अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। सर क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आया सर, प्लीज़ कुछ एग्जाम्पल समझाओ। ओके, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ध्यान देना। ओके, चलो एग्जाम्पल से एक बार मैं आपको बताता हूँ अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट का थोड़ा सा आपके लिए डेफिनेशन सा जैसा लिख देता हूँ। 5th पॉइंट, ओके, अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, इसमें क्या होता है, गुड सब्सटेंस मतलब इलीगल नहीं है, बट ड्यू टू एनी टेक्निकल डिफेक्ट or any limitation, the contract cannot be executed। तो किसी टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं हो पा सकता है या नहीं कर सकते हैं। तो इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे एग्जाम्पल आ जाओ जो एग्जाम्पल, मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, मिस्टर ए और मिस्टर बी इसने गुड्स परचेज किए, गुड्स बाई किए, मिस्टर ए ने गुड्स बाई किए वर्थ 50 के, यानी 50,000 रुपये के गुड्स बाई किए। कब किए, 2015 में किए, फिर मान लो अभी क्या चल रहा है, 2022 चल रहा है, तो मान लो 2018 में बाई किए, 2018 में बाई किए। तो लिमिटेशन एक्ट बोलता है कि आपको 3 ईयर्स में पेमेंट कर देना होता है मिस्टर बी को, लेकिन 3 साल बीत गए, 2021 ख़त्म हो गया, लेकिन बी के पास कोई भी पेमेंट नहीं आया, तो वो जो पेमेंट था, वो जो डेप्ट था, वो टाइम बार हो गया। हैंस अब मिस्टर बी इस कॉन्ट्रैक्ट को लेके इन्फोर्स नहीं कर सकता है किस पर, मिस्टर ए को।
मतलब ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, सर इसमें कोई राइटिंग वाइटिंग, बिल्कुल राइटिंग नहीं थी, इसमें कोई राइटिंग नहीं थी, इसलिए ये डेट बार हो चुका है. अ गुड डेट बिकम अनएनफोर्सेबल आफ्टर द पीरियड ऑफ 3 years एज बैरिड बाय लिमिटेशन एक्ट. सो मिस्टर बी कैन नॉट sue ऑन मिस्टर ए. sue यानी केस करना. ठीक है, ओके, क्लियर है. ये आपका इलीगल और अनएनफोर्सेबल में था. तो सर वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट भी सेम ही होंगे, क्योंकि दोनों में हमने कुछ देखा कि जो वॉइड होता है वो इलीगल होता है, लेकिन इलीगल होता है वो वॉइड नहीं होता. तो सर इन दोनों में फर्क है, कुछ क्लियर समझ नहीं आया. तो ओके चलो, ये आपकी दुविधा दूर कर देता हूँ. देखो अपन ने क्या पढ़ा कि जो इलीगल होगा, जो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट या इलीगल एग्रीमेंट से बात करें, अगर इन्फोर्सिबिलिटी होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा. इलीगल एग्रीमेंट है वो वॉइड एग्रीमेंट होगा ही होगा, राइट. बट जो वॉइड एग्रीमेंट हो वो इलीगल एग्रीमेंट हो ऐसा तो जरूरी नहीं. राइट भी है और गलत भी है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, राइट. तो इसके लिए हमको ये देखना है कि जो वॉइड होता है, तो वॉइड और इलीगल में फर्क है. तो जो इलीगल जो कॉन्ट्रैक्ट है, देखो जो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वो फॉरबिडन बाय लॉ होता है, ध्यान रखना. अब डिफरेंशिएट कैसे करेंगे इन दोनों में, तो फॉरबिडन बाय लॉ, अगर ये वर्ड कहीं है वो इलीगल है, जबकि इसमें फॉरबिडन बाय लॉ होता ही नहीं है. किसमें, वॉइड एग्रीमेंट में. लिखते जा, लिख लो, नॉट फॉरबिडन बाय लॉ, नॉट फॉरबिडन बाय लॉ, राइट. उसके बाद आती है कि इसमें जो इलीगल एग्रीमेंट में होती है, ये लॉ खुद ही मना करता है, तो पनिशमेंट मिल सकती है, पनिशमेंट मिल सकती है. इसमें पनिशमेंट के लिए कोई प्रोविज़न नहीं होता है, पनिशमेंट नो प्रोविज़न. ठीक है. फिर अपन ने क्या पढ़ा कि जो इसके सामने जो कनेक्टेड एग्रीमेंट है, एबीसी वाला एग्जांपल, जो कनेक्टेड एग्रीमेंट है, कनेक्टेड एग्रीमेंट वो भी वॉइड हो जाते हैं. लेकिन वॉइड में जो सिंपल वॉइड होते हैं, उसमें कनेक्टेड एग्रीमेंट जिसको हम कोलैटरल एग्रीमेंट बोलते हैं, वो वॉइड नहीं होंगे, राइट. हाँ, उसमें सब्जेक्टिविटी मतलब हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं. ठीक है, चलो, ये आपके वैलिडिटी के बेसिस पे आपके कॉन्ट्रैक्ट के पांचों टाइप कंप्लीट हो चुके हैं. अब हम जाएंगे फॉर्मेशन के बेसिस पे कि एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और नई जो कॉन्ट्रैक्ट आया है ई-कॉम कॉन्ट्रैक्ट, यानी इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, चलो हम एक बार इनके बारे में अच्छे से बात कर लेते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, चलो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन के हिसाब से 4 तरह के होते हैं. पहला है एक्सप्रेस, देखो सब नाम से पता बहुत जल्दी हो जाएंगे. दूसरा है इम्प्लाइड, जिनको टैसिट भी बोलते हैं. तीसरा है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. चौथा है ई-कॉम कॉन्ट्रैक्ट. सबको पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे और स्पीड में पढ़ने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन समझने के साथ साथ. ओके, सो फर्स्ट एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, नाम से ही पता चल रहा है मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है, टेलीफोन पे बात हुई, इसने इसको कॉल लगाया, इसने बोला कि मुझे हाउस सेल करना है. क्या सेल करना है इसका हाउस, क्योंकि नया बंगला बना रहा है. मिस्टर बी ने बोला मुझे लेना है, कितने में सेल करना है, 50 लाख रुपीस मात्र. तो ये इसने इसको बोला, समझा दिया. यहाँ पे कोई लिखा नहीं लिखा, फिर भी ये एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, जी हाँ, क्योंकि उसने बताया, उसने एक्सप्रेस किया. सो व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, विच इज एक्सप्रेस, द कॉन्ट्रैक्ट विच इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स और इन टर्म्स ऑफ राइटिंग. या तो आप लिख के बता दो या बोल के बता दो, गा के बता दो, कॉन्ट्रैक्ट आपको एक्सप्रेस करना है. ओके, चलो नेक्स्ट इम्प्लाइड. इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिंपल सी बात है कि अगर आप उस चीज को, अगर आप चीज को कर रहे हो तो वो इम्प्लाइड है, मतलब उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा. उसका मतलब ये है कि उसमें इम्प्लीकेशन से आता है इसका, जिससे उसमें कोई सर एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं. ये आता है कॉन्ट्रैक्ट, इट अकर्स, इट कम
in the existence by वे ऑफ इम्प्लीकेशन. सर थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा समझ नहीं आया, हल्का हल्का समझ में आ रहा है तो एग्जाम्पल मिला तो मजा आ जाता. चलो एग्जाम्पल के साथ बता दें, बिना एग्जाम्पल तो हम बात ही नहीं करते. जस्ट मिनट, जस्ट मिनट. यस, here we go. मिस्टर ए गए रेस्टोरेंट में, वहां से इन्होंने मंगवाई गर्मा गर्म चाय. मिस्टर ए चाय पी के खुश हो गए और ये भाई साहब बाहर आने लगे. रेस्टोरेंट वाला बाहर टेंडर आ गया, नहीं जाने देंगे. क्यों? क्योंकि आपने पैसे तो दिए ही नहीं. वेयर इज मनी? तो ये बोलता है कि आपने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करवाया, आपने मुझसे लिखवाया ही नहीं, आपने मुझको बोला ही नहीं कि हम पैसे लेंगे. तो क्या ये ऐसा मिस्टर कह सकता? नहीं कर सकता, क्योंकि वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में बंध चुका है. इसको बोलते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कि अगर आप बस में चढ़ रहे हो तो कंडक्टर आपसे पैसा लेगा ही लेगा. अगर आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो यू हैव टू पे बिल फॉर द सर्विसेज ऑफ रेस्टोरेंट, राइट, एंड फूड फॉर द रेस्टोरेंट. ओके, तो ये वाली बात है. अब आता है एक वर्ड आता है टेसिट. टेसिट मतलब क्या? एक वर्ड आता है टेसिट. व्हाट डू यू मीन बाय टेसिट? हम एम्प्लॉय को टेसिट कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं. तो टेसिट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या? टेसिट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि कोई कंडक्ट ऑफ पार्टीज, मतलब उसमें कोई इन्फर्ड हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट इन्फर्ड हुआ है. द कंडक्ट ऑफ पार्टीज विदाउट एनी वर्ड स्पोकन. मतलब क्या सर कुछ समझने, मतलब ये है कि वो जो आपके इम्प्लीकेशन वाला जो वर्ड है ना, वही मतलब इन्फर्ड बाय पार्टीज, इन्फर्ड बाय पार्टीज, या मैं कहूँ इन्फर्ड थ्रू पार्टीज. दैट विल बी द गुड वर्ड. जस्ट अ मिनट. या इन्फर्ड बाय पार्टीज, इन्फर्ड थ्रू पार्टीज, inferred through parties by conducting any activity. सर कुछ समझ नहीं आ रहा. टेसिट इम्प्लाइड सेम का ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट सेम. इसका एग्जांपल, बिल्कुल एग्जांपल तो हम लेंगे, लेकिन बिना एग्जांपल हम बात ही नहीं करते. So this is example for you. Mr. A गया चलता चलता हंसता खेलता, एटीएम कार्ड लेके हाथ में इसके एटीएम कार्ड है. यहाँ पे ऑटोमेटिक टेलर मशीन चली. क्या होता है? अरे एटीएम भाई साहब, एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन. इसने यहाँ से स्वाइप किया, 5,000 रुपये विथड्रॉल कर लिए. अब ये बैंक में जा रहा है, या बैंक में, या हमारा बैंक में इसने बैलेंस चेक किया, 5,000 रुपये कम हो गए. ये गया कोर्ट के पास कि 5,000 रुपये कम हो गए, जबकि मैंने तो एटीएम से ट्रांजैक्शन किया. तो इसका मतलब क्या कि एटीएम से, ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपने एटीएम से पैसा निकला तो वो बैंक में अपने आप जाके 5,000 रुपये कटेंगे, कहीं कटेंगे. आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो ट्रांजैक्शन एटीएम के साथ किया था, बैंक के साथ किया ही नहीं. ओके, cash is withdrawal by a customer of a bank from the automated teller machine is the example of tacit contract. ठीक है, तो what do you mean by tacit contract? tacit मतलब होता है साइलेंट, मतलब implied. tacit का मतलब implied, मतलब साइलेंट. tacit नहीं साइलेंट होता है, ये ध्यान रख लेना आप कि tacit का मतलब साइलेंट होता है, यानी inferred through parties, inferred by parties through conducting the activities. ओके, आपके आईसी की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. इसमें ये लिखा होगा कि tacit contract are those that are inferred through the conduct of parties. बिल्कुल conduct of parties without any words, कोई वर्ड्स नहीं था, without any writing, इसमें कोई राइटिंग नहीं थी, लेकिन आपने ऑटोमेटिक टेलर मशीन यानी एटीएम से पैसे निकाले हैं तो आपके बैंक में से कटेंगे ही कटेंगे. दैट इज टैसिट कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, अगर आपको एक और एग्जांपल चाहिए तो अगर आप मान रहे हो कि कोई ऑक्शन सेल है, मतलब साइलेंट, वहाँ पे ऐसा लिखा नहीं है कि वो सेल करेगा, लेकिन वहाँ पे साइलेंट, टेसिट यानी साइलेंट. लिख लो, आप कंफ्यूज नहीं हो, समझ में आ रहा है? टेसिट यानी साइलेंट, टेसिट यानी साइलेंट.
साइलेंट। टेसिट का मतलब होता है साइलेंट। ठीक है, अब जब ऑक्शन सेल होती है वहां पे अपन 1 2 3 बोलते ना, आईपीएल के ऑक्शन देखिए आप सबने, बहुत इंटरेस्टेड चीज है। पृथ्वी शो के लिए बिडिंग फॉर पृथ्वी शो 1 2 एंड वो 3 के साथ साथ हैमर गिरा देगा, ऐसे ही बोलेगा भी नहीं, तो उस हैमर का मतलब है कि वो सोल्ड हो चुका है प्लेयर। ठीक है, अब वहाँ पे उसका कॉन्ट्रैक्ट बनाने नहीं बैठेंगे आप, उसका मतलब ये। ओके कुछ चलो, आज हमने ये 5 चीज़ें पढ़ी, वीडियो को ज़्यादा लंबे नहीं करूँगा, 3 चीज़ें मैं आगे लूँगा, 2 चीज़ें क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और ई कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद हम ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस करेंगे, उसमें वो छोटा है, तो वो ये दोनों चीज़ें हम एक साथ वीडियो में निपटा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाली, इसके बाद प्रपोजल है, प्रपोज करना है, प्रपोजल है बच्चों। ठीक है चलो पढ़ लेंगे, हम जल्दी खत्म कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट को ज़्यादा नहीं खींचेंगे, डिटेल डिवीजन जरा आपको मज़ा आ रहा है, अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, आप सबने यही बोला है कि हमको इस तरह से पढ़ना में मज़ा आ रहा है, इसलिए मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, डिटेल के साथ में पढ़ा रहा हूँ। ओके, एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। चलो, थैंक यू फॉर नाउ, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो सून एंड विल कंप्लीट द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, परफॉर्मेंस एंड फॉर्मेशन। ओके।